नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो भारत का इतिहास और संस्कृति को नए नजरिए से दुनिया के सामने ला रही हैं। ये एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो इंटरनेशनल सनातन आर्ट आर्कियोलॉजी साइंस कल्चर ट्रस्ट की चेयरमैन भी हैं। साथ ही फेलो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी लंदन की सम्मानित सदस्य हैं। उनके डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें तो पहली डॉक्यूमेंट्री है हु एम आई, जो सूरीनेम के पूर्व होम मिनिस्टर प्रोफेसर मॉर्टिस के भारत में अपने पूर्वजों की खोज की कहानी है, जिसका टीजर पिछले साल 15 अगस्त को सूरीनेम में भारतीय दूतावास के एम्बेसडर डॉक्टर बालाचंद्रन जी के द्वारा प्रसारित किया गया था। उसके पश्चात नमो टीवी सूरीनेम में शारदीय नवरात्रों में प्राइम टाइम पर इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया गया था। आईसीसी और एजीआई लंदन ने अपने प्लेटफॉर्म पर अंतरराष्ट्रीय स्टार पे इस डॉक्यूमेंट्री को प्रसारित किया था। ये डॉक्यूमेंट्री जो गिरमिटिया मजदूरों की कहानी है। आज हम उनकी बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्री जिसका टीजर YouTube पर रिलीज हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। सनातन नारी की शक्ति को दिखाती है डॉक्यूमेंट्री। महाकुंभ और नारी शक्ति के एक अनोखे रिश्ते को अपनी पर्सपेक्टिव से समझाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुचि गुप्ता से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इतिहास की शोधार्थी हूँ और पिछले 15 वर्षों से इतिहास के सनातन इतिहास के पक्षों को लेकर अध्ययन कर रही हूँ। और समाज के रूप में अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बुआ, चाची, ताई के रूप में जो समाज ने मुझे इतने सारी सम्मान दिया है, मैं उन सबको धारण करते हुए यहाँ समाज को वापस जो एक पक्ष देने का होता है, मैं उस पक्ष पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैं समाज को वापस करना चाहती हूँ। तो मैम, आपके नए डॉक्यूमेंट्री में सनातन नारी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है और सबको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें सनातन नारी एक बहुत यूनिक वर्ड मुझे लगा है कि वो बहुत यूनिक है। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब भी हम सनातन नारी की बात करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने बड़ा नैरेटिव आता है कि जो सनातन नारी है वो बड़ी अबला है, शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। यही नैरेटिव हमें बार बार दिखाया जाता है। लेकिन क्या वास्तविक स्थिति ऐसी है? अगर वास्तविक स्थिति ऐसी है तो जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, नीतियां, मैं यज्ञ से शुरू करती हूँ जी, ठीक है। उस पूरी यज्ञ परंपरा में फिर तो मुझे कहीं नारी दिखाई नहीं देनी चाहिए थी। अगर अबला है तो दोहन और शोषण होता है तो दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर वो दिखाई दे रही है और वो साथ में यज्ञ परंपरा का निर्वहन करते दिखाई दे रही है, और मेरे सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में राम जी को स्वयं जिस समय यज्ञ की परंपरा का पालन करना पड़ा तो उन्हें सोने की सीता को वहाँ बैठाना पड़ा। तो ये नैरेटिव तो वो नैरेटिव नहीं समझ में आ रहा है। ये तो बिल्कुल क्लैश हो रहा है नैरेटिव। मतलब महिलाओं की उपस्थिति यज्ञ में कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, और उस समय नहीं, आज भी बिना पत्नी पक्ष के, बिना महिला नारी पक्ष के आप यज्ञ परंपरा को संपन्न नहीं कर सकते। और संपन्न करने में भी आपको उसको अपने पूर्ण अधिकार के साथ स्थान देना होगा। पितृ भी, देवगण भी तभी आपकी किसी भी संविधा को स्वीकृत करते हैं जब आप दोनों ने मिलकर उस परंपरा का पूर्ण रूपेण निर्वहन किया हो। तो मैम, आपकी डॉक्यूमेंट्री में सनातन नारी को किस तरह से दिखाया गया है? हमारी डॉक्यूमेंट्री में सनातन नारी को हम बार बार ये कहते हैं अबला नहीं सबला है। और वो कैसी सबला है? जो अपने आप को कहीं नाम या पहचान जाने के लिए उसको कोई नारी मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। वो बस चल रही है अपने कर्म के सिद्धांतों को पूरा करते हुए। उसको ये नहीं दिखाना है कि ये काम मैंने किया है, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं या जो भी हैं, वो उन जिम्मेदारियों को चुपचाप एक शांत निर्विकार भाव से पूर्ण करते हुए चल। तो मैम, जैसा जितना मुझे आपकी कहने से समझ में आया कि सनातन नारी बिना किसी कामना के अपना कर्म किए जाती है, तो इसके लिए कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हमारे पास? ठीक है, हम ये जो एग्जाम्पल है ऋग्वेद से उठाएं। जी, ऋग्वेद से अगर हम उठाते हैं तो ऋग्वेद में हम लोगों को पहले मंडल, 5वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल, ठीक है। अब ये यहाँ पर मत कहिएगा 10वां मंडल शेपक है। शेपक से मतलब होता है हमारे यहाँ इतिहास में कि वो चीज़ बाद में ऐड ऑन की गई। ओके, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं,
वो उसका हिस्सा है। तो उसमें हमें 27 ब्रह्मवादिनी नारियों का उल्लेख मिलता है। 27 ब्रह्मवादिनी नारी। ब्रह्मवादिनी नारी, ब्रह्मवादिनी नारी जो अपने समय में ब्रह्म ज्ञान की तत्ववेत्ता थीं। अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वरा और यामी, इन ब्रह्मवादिनी नारियों ने न केवल तत्व ज्ञान का अध्ययन किया बल्कि उनके ऊपर ऋचाओं की भी रचना की है, और ये ऋग्वेद में है। अब ऋग्वेद के बाद आगे आ जाइए। आपने चर्चिका देवी का नाम सुना है? नहीं मैम। आपने क्या लल्लेश्वरी का नाम सुना है? कश्मीर की बहुत बड़ी पोएट हैं। आपने माता अहिल्याबाई होलकर, वो सरकार को इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। हाँ। कि उन्होंने उनको वो स्थान दिया जिसकी वो वास्तव में अधिकारिणी है। लेकिन वो स्थान बाकी सबको भी तो अब मिलेगा ना, धीरे धीरे करके। जो नाम हमारे सामने अब धीरे 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 निकल कर आ रहे हैं, मुक्ताबाई है, वो नाम आपको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता है हमें ये नाम? मैम आप इस चीज़ के लिए हो सकता है कि जैसे सरकार की आपने बात कही, सरकार ने अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में हमें या लोगों को इतना जागरूक किया है कि उन्हें पता है, तो क्या आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल मानती हैं कि वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाए इनकी? नहीं 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 नहीं, देखिए जो वर्तमान सरकार है उसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए वो कम है। आज की तारीख में अगर हम भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है जो रानी कमलापति के नाम पर बनाया गया, किसी को भी नाम नहीं पता था। इसका क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा हमें। इतिहास का जो नैरेटिव है उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये जो हम नैनो हिस्ट्री को खोज कर लेकर आ रहे हैं, उस नैनो हिस्ट्री का न केवल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटीज़ में लाने का क्रेडिट भी वर्तमान सरकार को ही है। सरकार चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम यहाँ पर किसी को नहीं लूँगी, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जो नैनो हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है ये नैरेटिव वहीं से निकल कर आ रहा है। और हम धीरे 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 ये जो कड़ियाँ को दबा दिया गया, तोड़ दिया गया, जो हम दोबारा से कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। समय लगेगा एग्जैक्टली लेकिन आरंभ तो हुआ। पहली सीढ़ी तो चढ़े ना, आखिरी सीढ़ी नहीं पहुँचे हैं लेकिन पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैम आपको लगता है कि आजकल की आधुनिक नारी जो है वो इस सनातन नारी के साथ सामंजस्य बैठा पा रही है या नहीं? पूर्णतः हमने अपने पुराने उसी गौरव को, आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, दोनों नारी हैं जी। आप भी अपने कर्म के सिद्धांत का पालन कर रही हैं, मैं भी अपने कर्म के सिद्धांत का पालन करें। क्या हमें किसी ने बाहर ने मारा पीट कर बिठाया यहाँ? नहीं, बिल्कुल। हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। हम सनातन नारी पर बात कर रहे हैं बिना किसी इस डर के कि लोग क्या कहेंगे। हम सनातन नारी के वो नाम आपके सामने मैं बता रही हूँ बिना किसी डर के। अगर मुझे डर होता तो क्या आपको लगता है कि मैं इतने आराम से यहाँ बैठ सकती होती? हम दोनों यहाँ बैठे हैं, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जहाँ हम सनातन में पहुँचे हुए थे ना, हम लगभग वहीं तक पहुँच गए हैं। वो जो आत्मनिर्भर हम थे, वही आत्मनिर्भरता अब हमें प्राप्त है। तो आप मानती हैं कि बीच में या कभी ऐसा पीरियड आया था जब सच में नारी अबला थी? चलिए हम कुछ पेंटिंग से उठाना शुरू करते हैं, तथ्य पर बात करेंगे, ठीक है? आपने सनातन काल की बहुत सारी स्कल्पचर्स को देखा होगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल कोई भी उठा लीजिए, आप जिस मंदिर को आप नाम लीजिए, मैं फिर वहाँ से शुरू करती हूँ। कोई भी मंदिर अगर आपको प्राचीन याद आ रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, खजुराहो के मंदिर हैं, आपका दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली के बने हुए मंदिर हैं। उन सब मंदिरों में जो मूर्तियों पर अंकन हुआ है, आप में उसमें से मुझे दिखाइए कि कितनों में अंकन पर्दा करे हुए अंकन हुआ है। हाँ, मतलब हमारी कोई भी देवियाँ घूंघट में तो कभी नहीं दिखी। आप नवरात्रे चल रहे हैं जी। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। मुझे बताइए ये घूंघट में है क्या? नहीं मैम, ये तो घूंघट में हमें कभी से नहीं दिखी। कभी से नहीं दिखी है? तो फिर ये घूंघट की परंपरा कहाँ से आ गई और क्यों आई?
किसी स्त्री को अपना चेहरा छुपाने की क्यों जरूरत है, घूंघट में रहने की क्यों जरूरत है? मेरा प्राचीन तो सनातन नहीं कहता। अगर वो ब्रह्मवादिनी हो सकती हैं तो ये ब्रह्मवादिनी से घूंघट वाली नारी कब से आ गई? कुछ तो हुआ ना, कुछ तो नैरेटिव परिवर्तित किए गए। जी, तो मैम आप इस चीज़ के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानती कि ये नैरेटिव चेंज कहाँ हुआ? नैरेटिव चेंज होना स्टार्ट हुआ है जब हमारे ऊपर आक्रमण होने आरंभ हुए, जब हमारे ऊपर चीज़ें थोपी जानी आरंभ हुई। नैरेटिव आरंभ होता है चाहे वो हमारा मुगल काल से भी मैं पहले उठाऊंगी जी, जिसको हम दास प्रथा काल, उस नाम को ही हम दास डायनेस्टी कहते हैं। हम इतिहास में भी उसको स्लेव डायनेस्टी के रूप में ही पढ़ाते हैं कि स्लेव डायनेस्टी है। स्लेव डायनेस्टी को के बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद आपके यूरोपियंस आए, ठीक है। जिस डायनेस्टी का नाम ही हम स्लेव डायनेस्टी के रूप में पढ़ाते हो, मतलब जहाँ पर मेल को स्लेव्स कहा जाता हो, तो आप वहाँ पे महिलाओं की कौन सी प्रगति की बात करना चाह रही हैं? इतिहास में स्लेव्स ही लिखे हुए हैं, गुलाम वंश का इतिहास। कि मतलब जहाँ पे मेल ही स्लेव्स हैं वहाँ पे फीमेल्स को तो क्या ही आप पूछना। फीमेल्स के कौन से इतिहास की बात करना चाह रहे हैं? ये पतन का काल है। ये वो काल है जब नैरेटिव में लिखा गया कि महिलाओं को पीछे रहना चाहिए। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था। महिलाओं को पीछे रहना चाहिए, और कहाँ पीछे? पर्दे के पीछे। कौन कौन से पर्दे के पीछे? वस्त्र पहने हैं तो उनके उस वस्त्र के अंतर्गत, घूंघट के पीछे। घर में रह रही हैं तो पर्दे के पीछे। ये जो पीछे का तत्व है कि अब आपको सामने नहीं, पीछे रहना है। आपके आत्मविश्वास को तोड़ा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। अभी आप बोलिए, आपको साथ में बैठना है, आत्मविश्वास आएगा? हम दोनों एक बिल्कुल इक्वल लेवल पर बात कर रहे हैं जी, एक सोच और समझ के साथ बात कर रहे हैं, दोनों में आत्मविश्वास है। अब आप एक काम कीजिए, आप तो यहाँ बैठिए और मुझे नीचे सीढ़ी उस पर बैठाइए, स्टूल पर। आपको लगता है कि मैं इतनी प्रखरता के साथ अपनी बात कह सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? आपने सबसे पहले मेरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। आप ऊपर हो, मैं नीचे हूँ। तो मैम आप क्या मानती हैं कि कौन सी मेंटालिटी इसके पीछे थी जिसने पुरुषों को तो फिर भी आगे रखा, हमेशा महिलाओं को क्यों पीछे लाने के लिए वो? नहीं, देखिए, मैं ये कहूँ पुरुषों को आगे रखा तो वो ये भी गलत नैरेटिव है। ये जो हमारा पूरा का पूरी प्रकृति है या पूरा का पूरा धरती है, यहाँ पर हम लोगों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। किसमें सर्वश्रेष्ठ? प्रकृति में सबने साथ चलना शुरू किया था। उस साथ चलने की प्रक्रिया में हमने, मानव जाति ने अपने आप को होमोसेपियंस के रूप में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। वो श्रेष्ठ घोषित करने की होड़ लगी हुई है। श्रेष्ठ घोषित करने की, श्रेष्ठ घोषित हो गए। अब हमने अपने आप को उनसे भी, अब यहाँ पर आप किसी क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर किसकी क्लास लग रही होती है? क्या कोई शेर पढ़ रहे होते हैं वहाँ? कोई ज़ीब्रा पढ़ रहा होता है? कोई लोमड़ी पढ़ रही होती है? नहीं, मानव पढ़ रहा होता है। और वो क्या पढ़ा रहा होता है? वो जो उसका ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर रहा है। जी बिल्कुल। जानवर तो नहीं कर रहे हैं ना। तो हमने वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में दो सिद्धांतों का हमने पालन किया। एक तो सह अस्तित्व का सिद्धांत और एक सहजीविता का सिद्धांत। ये दोनों क्या है मैम? सह अस्तित्व का सिद्धांत कि अगर मैं सारे, आप मेरा एक्सिस्टेंस खत्म कर दीजिए, मतलब इस पूरी मदर नेचर में फीमेल होगा ही नहीं कोई भी, सिर्फ मेल होंगे, तो वो वैसे भी चल नहीं पाएंगे। नहीं चल पाएंगे। कैसे पता आपको? वो सृजन ही रुक जाएगा। सृजन रुक जाएगा। अब इसको वैसे वर्षा करते हैं, सिर्फ महिलाएं होंगी, पुरुष नहीं होंगे, तब भी वही होगा। वही होगा ना। तो सहअस्तित्व का क्या सिद्धांत है? दोनों का अस्तित्व जरूरी है, मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए। जब तक दोनों संयुक्त नहीं होंगे तब तक सृजन नहीं हो सकता। यही तो शिव शक्ति है, यही महाकुंभ है और यही देवी के 9 दुर्गे हैं। तो मैम महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और अब इस वक्त आप अपना डॉक्यूमेंट्री लेके आ रही हैं महाकुंभ और नारी पे। तो ये आप उस वक्त लाती, ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। हाँ, ये इस वक्त लाने की क्या सोची आपने? मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ। मैं तो
इतिहास की बात करती हूँ, और अगर मैं इतिहास की बात कर रही हूँ तो इतिहास कभी भी वर्तमान नहीं होता। ये हमें प्रथम, इतिहास कभी भी वर्तमान वर्तमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इतिहास कब होगा? जब वो बीत चुका। जब वो बीत चुका है। अभी हम दोनों ने यहाँ पर कुछ बातें करी, अगर हम इसको पॉडकास्ट के थ्रू ना करें, क्या उन्हीं बातों को सेम टू सेम, लाइन दर लाइन, शब्द दर शब्द, क्या हम दोबारा से दोहरा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो सकते। इसका मतलब एक एनालिसिस निकल कर आएगा जो अभी 5 मिनट पहले बीत चुका है। वो एनालिसिस कैसे निकल कर आएगा? जो तथ्य और तर्क, दो ही चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स होने चाहिए और ऐसा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो सत्य की कसौटी पर कसा हुआ हो, और वो वर्तमान में नहीं हो सकता। जब कुंभ चल रहा था तो चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी जी, और हर कोई उस सकारात्मक ऊर्जा में बहना चाहता था, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपकी बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, बड़े बिग नेम्स हों, बिग शॉट्स हों, तो इतिहास तो नहीं बन सकता। वो तो उस सकारात्मक ऊर्जा में बस बह रहे हैं। इतिहास कब होगा? इतिहास तब होगा जब बीत गया है, उसका एक एनालिसिस किया गया है, और उसका एनालिसिस करने के बाद तथ्य और तर्क क्या कहते हैं, और क्यों चाहिए मुझे वो तथ्य और तर्क सत्य की कसौटी पर? क्योंकि मुझे उसे आगे की पीढ़ी को सौंपना है। कौन सी पीढ़ी? आज से 50 साल बाद ना आप होंगे ना मैं होंगी, ठीक है जी। हमारी जिम्मेदारी है। सत्य परम तत्व है, वो तत्व नहीं छूटना चाहिए। आज मैं अगर खत्म होने के 1 महीने बाद इन पवित्र देवी के नवरात्रों में ये बात कर रही हूँ, तो सत्य मेरे ऊपर इस समय है, सत्य का आवाहन है मेरे साथ, सत्य का दर्शन है मेरे साथ, तो मैं गलत बात तो नहीं करूँगी ना, एक निष्पक्ष होकर बात करूँगी जो भी करूँगी। तो मैम, ये इतिहास में संरक्षण और नारी का कुंभ, ये बिल्कुल दो नई बातें हैं, दो अलग बातें हैं, इसके बारे में बताइए। इतिहास का संरक्षण क्यों करना है? क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बुरा इतिहास, बड़ा और बुरा दोनों ही बात कहूँगी, इतिहास देख कर आई हूँ। मुझे कहते हुए बड़ा वो होता है, उस इतिहास को परिवर्तन और अभी भी संरक्षण करने में हमें कम से कम भी नहीं तो 10 साल और लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि अभी तो हम नाम ही निकल कर लेकर खोजने की प्रक्रिया चल रही है उन ग्रंथों को, जो बहुत धन्यवाद है हमारे महर्षि वैज्ञानिकों ने उन ग्रंथों का संरक्षण उस समय किया था। वो हमारे आधार है, इसलिए हम ये बोल पा रहे हैं, वो आधार है इसलिए हम बता पा रहे हैं कि ये महिलाएं हैं, 27 ब्रह्मवादिनी महिलाएं हैं। हाँ, सच पूछिए तो इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, वो पन्नों में दब के रह गई हैं। उससे भी बड़ी बात, आप लोग इस समय देवी की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी के घरों में चल रहा होगा, उसी में आप लोग ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ भी कर रहे हैं, आप विन्यास भी कर रहे होंगे और विनियोग भी कर रहे होंगे। उस समय में आप देखिए कि आप बता सकते हैं कि इसकी रचना करने वाले कौन हैं? आप देवी की पूजा कर रहे हैं, ये प्रश्न तो मेरा बनता है। हाँ हाँ, कि ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम आप जब पढ़ रहे हैं तो भाई इसकी रचनाकार कौन है? मैं तो बहुत छोटी सी बात कर रही हूँ, बहुत छोटा है ऋग्वेदोक्त। इवन मैम, मतलब लोगों के नेचर पे भी जाइए तो वो सबसे पहले फैक्ट्स ढूंढते हैं, ये करने वाला कौन था, ये बोलने वाला कौन था। तो हम अपने उसमें क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इसकी जो रचनाकार है ये पुरुष नहीं है, एक महिला है, एक नारी है। महर्षि अम्भृण की पुत्री वाक ने इसकी रचना की है। वाक अगर कोई पूरी ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम की रचना कर रही है, आपको क्या लगता है, क्या वो अनपढ़ होंगी? आपको लगता है उनको तत्व ज्ञान नहीं होगा कि आप स्वयं रचनाकार हैं? रचनाकार ऐसी हो जाता है। मैं आपसे कहूं कि आप यहीं पर एक श्लोक की रचना कीजिए, इज इट पॉसिबल कि आप अभी कर दें? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक मैं उस बारे में जानूं ना, पढ़ूं ना, मुझे जब तक संस्कृत की ग्रामर ना आती हो, संस्कृत का बोध ज्ञान ना हो और संस्कृत के तत्व मीमांसा का ज्ञान ना हो, मैं तब तक किसी भी श्लोक की रचना कर ही नहीं सकती। सकती और सकता, मैं दोनों के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ। और मेरा जो स्तर है वो देवी के स्तर के सम ना हो गया। मैं देवी की सत्ता को जब मैं समझने लगी हूँ, मैं उसमें पूरी डूब चुकी हूँ, तभी तो मैं रचना कर पाऊंगी। तो
जिस समय हमने कहा गया, इसमें ये नहीं कहा गया कि महर्षि अमरण ने इसकी रचना की है, कह सकते थे। हाँ, और कोई चेक भी नहीं करने जाता। आपके हिसाब से तो पुरुष सत्तात्मक समाज था, कौन करता कि महर्षि अमरण ने की है? अगर की है तो वो तो बहुत आराम से इस बात को कह सकते थे। क्यों कहते कि नहीं, मेरी पुत्री जो है वाक, उन्होंने इसकी रचना की है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं उस समय के समाज को पितृसत्तात्मक मानूं, मातृसत्तात्मक मानूं, या सह अस्तित्व के सिद्धांत पर मानूं? जवाब आप देंगे। ना तो पितृ की सत्ता चल रही है, ना मातृ सत्ता चल रही है, ये तो सह अस्तित्व का सिद्धांत। सब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सब एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं। तो मैम, जहाँ तक हम लोग कुंभ की बात कर रहे थे, बहुत भव्य रहा ये समारोह। तो आपकी जानकारी में ऐसा कुछ हुआ कि कोई किसी नारी ने कुंभ में कुछ यूनिक एक्सपीरियंस किया है? हजारों करोड़ों एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मदर का ही एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगी जी। 80 वर्ष की हैं और कुंभ में नहाने गई। अच्छा। और इतनी आह्लादित थी, इतनी खुश थी नहाने के बाद। हमने सुबह 4:30 बजे उनको स्नान कराया था ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो वहाँ पे जितने खड़े हुए लोग थे, मतलब जब वो स्नान कराया था, और उसके बाद जब हम उनको अरेल घाट की तरफ लेकर गए, वहाँ जितने लोग थे वो सबको धन्यवाद दे रही थी और सबको आशीर्वाद दे रही थी कि इतना अच्छा उन्होंने सोचा। वो जाते हुए उस समय पहले एक्चुअली हम भी डर, सही बात बताऊं तो हम भी बहुत डर रहे थे। हाँ। और वो भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो हमने उनको यही समझाया था कि देखो 144 साल बाद ये जो मौका है आया है, स्नान तो करना चाहेंगे, बिल्कुल बनता है और इसमें जाएंगे ज़रूर। हम बड़ी हिम्मत करके उनको लेकर गए और वो एक बच्चा जैसे खुश होता है निर्बल भाव से, वो ऐसे सबको शुभाशीष दे रही थी। मतलब वो दृश्य जो था, इसलिए नहीं कि मेरी मदर है, नहीं बिल्कुल मैम, वो तो आप किसी अनजान को भी देखेंगे। हाँ, कि वो जो वहाँ पर सफाई कर रहे थे ना, खुश रहो, बहुत अच्छी सफाई कर रखी है, खुश रहो, बहुत अच्छा कर रखा है। वो जिस नाव में उनको बैठा कर लेकर गए, उन्होंने स्पेशली उनको एक्स्ट्रा मनी दिया कि नहीं, बहुत खुश रहो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो। और मैं आपको बता दूं, मेरी मदर जो है वो प्रिंसिपल थी, ठीक है, और उनको फॉर द बेस्ट प्रिंसिपल APJ अब्दुल कलाम जी से फॉर बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद उनको भूती हुई ना एक बुजुर्ग के मन से जब वो निकलती है चीज़। और आप इसमें जो पोस्टर गर्ल है ना सारी, जो इसका हमने पोस्टर बनाया, इसमें सारी जो महिलाएं हैं वो 75 साल से लेकर 80 साल की महिलाएं हैं। हाँ मैम, वो तो है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सारी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा नाम है। कोई प्रोफेसर है इनमें से, हाँ, और जो प्रोफेसर हैं उनके साथ तो बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगी, वो इतनी जीवट महिला हैं। उनको 15 साल पहले कैंसर हुआ था, और जब हम उनको थेरेपी के लिए लेकर जाते थे ना, तो डॉक्टर ये पूछता था कि पेशेंट कौन है आप दोनों में से। इतनी जिंदा दिल थी, इतनी जिंदा दिल महिला हैं। एक जो है वो म्यूजिशियन है, और लेकिन म्यूजिशियन में वो सिर्फ भक्त, मतलब ईश्वर की स्तुति के लिए ही गान करती हैं, बाकी वो बाकी उनसे आप बोलिए भी तो भी नहीं करेंगी। एक जो है इसमें से, वो तो 80 भी शायद क्रॉस हो रहे हैं उनके, वो सिर्फ रामायण, और उनका क्या काम है, वो शाम के समय जब उनकी बहू वगैरह आ जाती हैं, सब आ जाते हैं, तो अपने जो उनसे छोटी उम्र की 60 और 70 से उनको बुलाती हैं और रामायण का पाठ करती हैं। और एक जो महिला है, वो उन्होंने अपने बेटे को पूरा देश के लिए, वो सिर्फ उनका बेटे शायद बहुत बड़े ऊपर कहीं पहुंच सकते थे, लेकिन वो सिर्फ अब समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन। अरे ये सारी महिलाओं को जो हमने स्थान दिया है ना, ये एक एक महिला प्रेरणा स्रोत है। और इन सब के साथ 80 साल का 75 साल का एक्सपीरियंस है, जीवन का बड़े कटु और सुखद दोनों ही अनुभव इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये हमारी पोस्टर गर्ल्स हैं। पोस्टर गर्ल्स नहीं, गलत, नारी हैं। मैम, ऐसा क्यों है कि आप जो ज़्यादातर
फैक्ट्स पॉइंट्स रखती हैं वो बहुत हिस्टोरिकल वे में होता है, ऐसा क्यों? अगर मेरा इतिहास नहीं बिगाड़ा गया होता, मुझे इस इतिहास के पुनर्जागरण के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती। आज मैं वो जो हजारों साल पहले लिखा गया उसको रिवाइव करने के लिए इतने सालों की मेहनत नहीं लगती। अब आज तो सब कुछ ठीक है, आज तो सनातन को सब जगह प्रमुखता मिल रही है, आज सनातन को हर कोई जय जयकार कर रहा है, हाँ। उद्घोष कर रहा है। कल ऐसा नहीं हुआ फिर तब क्या होगा? कोई तो ऐसा हो जो इस पूरे पक्ष को, जो इस पूरी उसको एक कड़ी के रूप में, एक संरक्षण के रूप में छोड़कर जाए। देखिए, एक जीवन की बड़ी कड़वी सच्चाई है जी। ये चेहरा और ये नाम न पहले था, न भूतकाल में था और न भविष्यकाल में होगा। हम जब चले जाएंगे दोबारा ये न तो ये श्रुति नाम होगा, न शुचि नाम होगा, न आपका चेहरा होगा, न मेरा चेहरा होगा, लेकिन हम दोनों का ये पॉडकास्ट रहेगा, एक संरक्षण का काम करेगा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब 100 साल बाद फिर से कोई उन्हें बरगलाएगा, 100 साल बाद फिर से कोई कहेगा कि नारी तुम तो अबला हो। तो मैम, इन फ्यूचर ऐसे सनातन इतिहास से रिलेटेड और कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम करना चाहती हैं? हाँ, एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी आउट ऑफ द लीग है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम दिल्ली टुवर्ड्स मेरठ जाते हैं, मेरठ एक ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक रूप से रामायण से भी जुड़ा हुआ है और महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। रामायण का तो मुझे पता है कि माता मंदोदरी मेरठ की थी। बिल्कुल ठीक। हाँ, मंदोदरी मेरठ की ही थी ना? हाँ बिल्कुल ठीक। महाभारत की क्या है? महाभारत का तो पूरा हस्तिनापुर है। महाभारत जो है पूरा का पूरा, जो कौरव पांडव और उनके जो 5 गांव देने की जो पूरी वो है, सारा मेरठ ही तो है। मेरठ और उसके मेरठ, बागपत, हस्तिनापुर, हम और खाली इसमें नहीं, आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ तो पूरा सिनौली, मंडी और अभी तिलवाड़ा, कुर्डी जहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहा है, सब हम आर्कियोलॉजिकल बेस पर भी और हिस्टोरिकल बेस पर भी मेरठ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बहुत इम्पॉर्टेंट। और इसकी इम्पॉर्टेंस इसमें भी है, आप सोचिए अशोक के आपने स्तंभ सुना होगा कि पूरे उसने लगाए हुए हैं। अशोक का एक स्तंभ मेरठ में भी था। हमने इतिहास में अभी तक इस बात को खोजा ही नहीं, इस तथ्य को खोजा ही नहीं कि उसने मेरठ में क्यों लगवाया था। मेरठ कुछ ना कुछ इतना इम्पोर्टेंट जरूर रहा होगा। तो वो इम्पोर्टेंस ऐसी कैसी है कि उसने वहाँ पर अपना स्तंभ खड़ा किया और अपनी जो धम्म आज्ञाएं हैं, जो प्रचार और प्रसार है, उसने वहाँ पर भी किया। तो ये भी इतिहास का बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। तो अपने उस पर तो मैं वहाँ चाहती हूँ कि जो यहाँ पर हम दिल्ली को ख़त्म करके मेरठ का जहाँ से हम एंट्री करते हैं, जहाँ पर टोल टैक्स पड़ता है, टोल का जो एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक माँ सरस्वती का बहुत विशाल मंदिर बने, ठीक है। लेकिन वो विशाल सनातन के वैज्ञानिक एस्पेक्ट को बनाते हुए, वो जो माँ सरस्वती की प्रतिमा हो वो हवा से 5 फीट ऊपर हो। हवा से ऊपर? हाँ, हवा से 5 फीट ऊपर हो और वो हवा में ही रहे। ये वर्तमान का विज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, ये सनातन विज्ञान है। सनातन विज्ञान को रिवाइव करना चाहती हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल कहते हुए मुझे कोई वो नहीं है, मेरे पास आज की तारीख में फाइनेंस नहीं है। मेरा सपना ऊंचा जरूर है लेकिन फाइनेंस नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास कभी कुछ मुझे सहायता मिली, कुछ लोग मेरे साथ आए, तो मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले मैं एक ऐसे माँ सरस्वती को, और ख़ास बात क्या होगी, उस मंदिर में जो भी बच्चा आएगा उसको प्रसाद में एक कॉपी और एक पेंसिल दी जाएगी। अरे, और जो 18 साल से ऊपर का बच्चा होगा उसको एक रजिस्टर और एक पेन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कि जो शिक्षा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो सब पर, इस राष्ट्र, आप भारत के नागरिक हो, इस राष्ट्र के नागरिक हो, ये राष्ट्र आपके सबके लिए खुला हुआ है। क्योंकि इसी शिक्षा के माध्यम से आप अपने जितने भी आगे के पुरुषार्थ हैं उन सबको आप पूर्ण कर सकते हैं। नहीं मैम, इतना अगर
ऊंचे विचार हैं, अच्छे विचार हैं, तो वो पूरे तो ज़रूर होंगे। आपकी शुभकामनाएं साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि अपने पॉडकास्ट का जो अंत है हम एक शांति मंत्र के साथ करते हैं। बिल्कुल मैम। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम हरि ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। शांति। हरि ओम।